प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियाई खेलों में हिस्सा लेने वाले एथलीटों से की मुलाकात। कहा, खिलाड़ियों के पराक्रम, पुरुषार्थ और परिणाम से देश में है उत्सव का माहौल। नशीली दवाओं के खिलाफ अभियान में साथ आने का किया आह्वान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियाई खेलों में नारी शक्ति के अनुकरणीय प्रदर्शन की सराहना की। कहा, बेटियों ने जीते आधे से ज्यादा मेडल। आने वाली पीढ़ियों के लिए, एथलीटों के लिए तैयार किया प्रशस्त मार्ग। हमास आतंकवादियों के खिलाफ गजा में इजराइल का भीषण सैन्य अभियान जारी। विश्व स्वास्थ्य संगठन की मानवीय गलियारा बनाने की अपील। लगातार बढ़ती जा रही है मृतकों की संख्या। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की फोन पर बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुश्किल की इस घड़ी में इजराइल के साथ मजबूती से खड़े रहने का दिया आश्वासन। दिल्ली में इजरायली दूतावास की बढ़ाई गई सुरक्षा। दिल्ली शराब घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को नहीं मिली राहत। अदालत ने 3 दिन की और बढ़ाई ईडी हिरासत। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में विधायक अमानतुल्लाह खान के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। केजरीवाल सरकार के खिलाफ भाजपा का प्रदर्शन। 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा के बाद बढ़ी राजनीतिक सरगर्मियां। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तेलंगाना की केसीआर सरकार पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। मध्य प्रदेश के शहडोल में राहुल गांधी की जनसभा। 2010 के कथित भड़काऊ भाषण मामले में लेखिका अरुंधति रॉय पर कसा शिकंजा। दिल्ली के उपराज्यपाल ने दी मुकदमा चलाने की मंजूरी। प्रथम दृष्टया भारतीय दंड संहिता की धारा 153A, 153B और 505 के तहत बनता है मामला। आईसीसी विश्व कप में डेविड मलान के शतक की बदौलत इंग्लैंड ने बांग्लादेश को 137 रन से हराया। वहीं दूसरे मुकाबले में पाकिस्तान ने श्रीलंका को 6 विकेट से दी मात। नमस्कार, मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। देखते हैं खबरों को विस्तार से। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने एशियाई खेलों में शानदार प्रदर्शन करके लौटी तीरंदाजी टीम से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री ने खिलाड़ियों को गुलदस्ता देकर स्वागत किया। में 9 मेडल और इंडिया के 107 मेडल एक अपने आप में देखने में एक अलग ही मुहिम, मतलब एक अलग ही मुकाम पाया है और बहुत बहुत खुशी हो रही है। ये तीसरा एशियन गेम्स है मेरा बैक टू बैक और ये मेरा 5वां मेडल है कंट्री को, तो मैं एक प्राउड मोमेंट एक अलग से है। और थैंक यू सो मच फॉर द इंडियन गवर्नमेंट। वो बहुत बहुत अच्छा कर रहे हैं, जिसके थ्रू हमारे जूनियर्स जितने भी हैं, इवन एशियन गेम्स हो, वर्ल्ड कप हो, वर्ल्ड चैम्प हो, एशियन चैम्प हो, सारी जगह बहुत ऊपर हम पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक उच्च स्तरीय बैठक करके अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण के आधार पर कार्यान्वित योजनाओं में हुई प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में 2 करोड़ लखपति दीदी बनाने की बात कही थी। उन्होंने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हुए उपायों का जायजा लिया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में 15,000 महिला स्वयं सहायता समूहों को कृषि एवं संबंधित उद्देश्यों के लिए ड्रोन से लैस करने की बात कही थी। प्रधानमंत्री को इसे लागू करने की योजनाओं की जानकारी दी गई। जिन बिंदुओं की समीक्षा की गई उनमें महिला स्वयं सहायता समूहों के प्रशिक्षण से लेकर गतिविधि की निगरानी तक शामिल है। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने भारत में जन औषधि केंद्रों की संख्या वर्तमान में 10,000 से बढ़ाकर 25,000 तक ले जाने की बात कही थी। इस पहल का उद्देश्य सस्ती दवाओं तक सबकी पहुंच बनाना है।
प्रधानमंत्री ने इस विस्तार के लिए कार्यान्वयन रणनीति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियाई खेलों में हिस्सा लेने वाले भारतीय एथलीटों के दल के साथ बातचीत की और उन्हें संबोधित किया। यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री द्वारा एशियाई खेलों में एथलीटों के उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई देने के मकसद से और भविष्य की प्रतियोगिताओं के लिए उन्हें प्रेरित करने के लक्ष्य से आयोजित किया गया था। भारत ने एशियाई खेलों में 28 स्वर्ण पदक सहित कुल 107 पदक जीते हैं। जीते गए पदकों की कुल संख्या में एशियाई खेलों में भारत का अब तक का ये सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। कार्यक्रम में एशियाई खेलों के लिए भारतीय दल के एथलीट, उनके कोच, भारतीय ओलंपिक संघ के अधिकारी और राष्ट्रीय खेल महासंघों के प्रतिनिधियों सहित युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एशियाई खेलों में भारतीय एथलीटों का उत्कृष्ट प्रदर्शन उनकी सच्ची खेल भावना का बेहतरीन उदाहरण है। एशियाई खेलों में हिस्सा लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों के दल से बातचीत के दौरान पीएम ने कहा कि खिलाड़ियों की कड़ी मेहनत और उपलब्धियों से पूरे देश में जश्न का माहौल है। पीएम ने कहा कि ये एशियाई खेलों में भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। उन्होंने एक तरफ तो खिलाड़ियों से बच्चों को सही खान पान अपनाने के लिए प्रेरित करने को कहा, तो दूसरी तरफ युवाओं को नशीली दवाओं से दूर रखने में खिलाड़ियों के योगदान को जरूरी बताया। देश इस समय ड्रग्स के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ रहा है। हमारे युवाओं को आपके द्वारा मैं सतर्क करना चाहता हूं। आप हमारे युवाओं को सतर्क करें, क्योंकि आप सभी विजेता हैं और सही रास्ते पर जाकर के आप इतनी सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं, तो गलत रास्ते पर किसी को जाने की जरूरत नहीं है। आपकी बात मानेगा और इसलिए आप इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। आप नशीली दवाओं के हानिकारक जो प्रभाव है उसके बारे में भारत की युवा पीढ़ी को शिक्षित करने के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर भी है। पीएम ने भारतीय खिलाड़ियों के इतिहास रचने पर खुशी व्यक्त की और कहा कि खिलाड़ियों ने आने वाली पीढ़ियों का मार्ग प्रशस्त किया है। पीएम ने नारी शक्ति के अनुकरणीय प्रदर्शन की सराहना की। मुझे इस बात का भी गर्व है कि हमारी नारी शक्ति ने इन खेलों में जबरदस्त प्रदर्शन किया है। जिस जज्बे के साथ हमारी महिला खिलाड़ियों ने अपना प्रदर्शन किया, वो बताता है कि भारत की बेटियों का सामर्थ्य क्या है। बॉक्सिंग में बेटियों ने सबसे ज्यादा मेडल जीते। ट्रैक एंड फील्ड्स में तो ऐसा लग रहा था कि जैसे हमारी बेटियां सबसे आगे निकलने के लिए ही उतरी हैं। देश में खेल और खिलाड़ियों के विकास का जिक्र करते हुए पीएम ने खेलो इंडिया अभियान की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि एशियाई खेलों में शामिल भारतीय खिलाड़ियों में से बहुत से नाम इसी अभियान से निकले हैं। पीएम ने खेल के क्षेत्र में हो रहे बुनियादी ढांचे के विकास को रेखांकित किया और कहा कि खिलाड़ियों के उभरने में पैसों की कमी कभी नहीं आने दी जाएगी। इस समय 3000 से ज्यादा प्रतिभाशाली एथलीट्स को खेलो इंडिया स्कीम के जरिए उनकी ट्रेनिंग चल रही है। उनकी कोचिंग, मेडिकल, डाइट, ट्रेनिंग के लिए सरकार हर खिलाड़ी को हर साल 6 लाख रुपए से ज्यादा की स्कॉलरशिप भी दे रही है। इस योजना के तहत अब करीब 2500 करोड़ रुपए की मदद सीधी एथलीट्स को दी जा रही है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपकी कोशिशों के लिए पैसों की कमी कभी बाधा नहीं बनेगी। पीएम ने कहा कि खिलाड़ियों ने जितने भी खेलों में हिस्सा लिया उसमें से ज्यादातर में कोई ना कोई मेडल जरूर मिला। 20 इवेंट तो ऐसे थे जिनमें आज तक देश को पोडियम फिनिश मिली ही नहीं थी। पीएम ने मेडल तालिका में शामिल कम उम्र खिलाड़ियों को बधाई दी। ब्यूरो इनपुट के साथ सुचित्रा, तापस भट्टाचार्य और मुकेश शुक्ला की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह की ईडी हिरासत 13 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। उन्हें मंगलवार को हिरासत की अवधि समाप्त होने पर राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया।
ईडी ने कोर्ट से संजय सिंह की रिमांड मांगते हुए दावा किया था कि वे जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। इसके बाद उनकी हिरासत अवधि बढ़ा दी गई। वहीं प्रवर्तन निदेशालय ने अपनी रिमांड एप्लीकेशन में संजय सिंह पर ईडी दफ्तर से गोपनीय दस्तावेज के लीक करने का अंदेशा जताया है। ईडी का कहना है कि 4 अक्टूबर को संजय सिंह के घर पर छापे के दौरान ऐसे दस्तावेज मिले जो पब्लिक डोमेन में नहीं है। ईडी को संदेह है कि ये दस्तावेज ईडी दफ्तर से लिए गए फोटो के प्रिंट हैं और गैर कानूनी तरीके से हासिल किए गए हैं। यह ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 का उल्लंघन है। ईडी का कहना है कि जब संजय सिंह से उनके घर से बरामद इन 3 पेज के बारे में पूछा गया तो उन्होंने इसके स्रोत के बारे में नहीं बताया, लिहाजा उनसे पूछताछ जरूरी है। ईडी के मुताबिक जांच के दौरान इस बात का खुलासा हुआ है कि संजय सिंह के एक नजदीकी सहयोगी ने शराब कारोबार का लाइसेंस हासिल करने के बदले 4 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी थी। रिश्वत की यह मांग संजय सिंह की ओर से की गई थी। संजय सिंह के करीबी सहयोगी के मुताबिक पहले भी वो कई लाइसेंस दिला चुका है। और 5 राज्यों में चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद से अब रैलियों का जोर पकड़ने लगा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तेलंगाना में केसीआर पर तीखे प्रहार किए। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी मध्य प्रदेश पहुंचे और उन्होंने शहडोल में शिवराज सरकार पर करारा हमला बोला। बीजेपी, कांग्रेस समेत तमाम दलों ने रैलियों के माध्यम से जनता तक पहुंचना शुरू कर दिया है, तो वहीं प्रत्याशियों के नाम भी तय होना शुरू हो चुके हैं। 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा के बाद राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। अपने नीतियों को जनता तक पहुंचाने के लिए पार्टियां चुनावी मैदान में कूद चुकी हैं। इसी क्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तेलंगाना में थे तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में डेरा डाला। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तेलंगाना के आदिलाबाद में जन गर्जना सभा को संबोधित किया। उन्होंने तेलंगाना राष्ट्र समिति और कांग्रेस को भ्रष्टाचार पर घेरा। अमित शाह ने कहा कि तेलंगाना की सरकार 10 साल तक चली, लेकिन मुख्यमंत्री केसीआर ने गरीब, किसान, दलित और आदिवासी का काम नहीं किया। मुख्यमंत्री केसीआर का एक ही लक्ष्य है, अपने बेटे केटीआर को मुख्यमंत्री बनाना, और हमारा लक्ष्य है आदिलाबाद के हर आदिवासी नौजवान को नौकरी और शिक्षा दिलाना। ये केसीआर की जो सरकार है 10 साल तक चली। 10 साल तक केसीआर ने तेलंगाना के गरीब का काम नहीं किया। किया है क्या? जोर से बोलो, किया है क्या? किसान का काम नहीं किया। किया है क्या? दलित का भी नहीं किया और आदिवासी का भी नहीं किया। मुझे बताओ ट्राइबल भाइयों बहनों, केसीआर सरकार ने आदिवासियों के लिए कुछ भी किया है क्या? उन्होंने एक ही काम किया, 10 साल में केटीआर को मुख्यमंत्री कैसे बनाया जाए इसकी चिंता का काम किया है। इधर कांग्रेस के दिग्गज मध्य प्रदेश में चुनावी प्रचार में जुटे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ और राहुल गांधी ने ब्योहारी और शहडोल में सार्वजनिक रैलियों को संबोधित किया। उन्होंने सरकार पर आदिवासी वर्ग का अपमान करने का आरोप लगाया। आदिवासी शब्द का मतलब जब पहले हिंदुस्तान आया, पहले लोग जो यहां रहते थे, जो इस जमीन के मालिक थे, उनको हम आदिवासी कहते हैं। इसका मतलब हिंदुस्तान की जमीन, जल, जंगल पर आपका सबसे पहला हक बनता है। चुनावी राज्यों में अब धीमे धीमे प्रचार जोर पकड़ता जा रहा है। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर, राजस्थान में 23 नवंबर, छत्तीसगढ़ में 7 और 17 नवंबर को वोटिंग होगी, तो वहीं 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और भारत से सैकड़ों मील दूर इजराइल फलस्तीन संघर्ष की तपिश भारत में राजनीतिक रूप से दिखने लगी है। कल कांग्रेस वर्किंग ग्रुप की बैठक में फलस्तीन के प्रति समर्थन व्यक्त करने के कांग्रेसी प्रस्ताव पर करारा विवाद हो गया है। आतंकवादी संगठन के प्रति समर्थन जताने के कांग्रेसी बयान पर बीजेपी ने जबरदस्त हमला बोला। वहीं लेफ्ट पार्टी भी फलस्तीन के लोगों के अधिकार के नाम पर इजराइल के विरोध पर उतर आई है। फिलहाल ये पूरा मामला वोट बैंक की राजनीति के इर्द गिर्द घूमता नजर आ रहा है। सोमवार को कांग्रेस वर्किंग ग्रुप की बैठक में इजराइल और फिलिस्तीन के संघर्ष को लेकर एक प्रस्ताव पास किया गया।
जिसमें फिलिस्तीनी लोगों के समर्थन में तो कांग्रेस खड़ी नजर आई, लेकिन इजराइल पर हुए आतंकी हमले को लेकर कांग्रेस ने कुछ भी नहीं बोला। कांग्रेस के इस प्रस्ताव के बाद से विवाद पैदा हो गया है। बीजेपी ने कांग्रेस पर आतंकवादी गुट हमास के प्रति हमदर्दी दिखाने को वोट बैंक की राजनीति करार दिया है, तो आतंकवाद जैसे मुद्दे पर कांग्रेस की नीति पर उसे जमकर घेरा है। भारत का विचार विश्व स्तरीय, विश्व की शांति, विश्व की सुरक्षा के आधार पर होता है और इसी आधार पर भारत निर्णय लेता है। तो भारत सरकार का जो निर्णय या जो बयान है वह इस आधार पर होता है, लेकिन कांग्रेस का बयान जो होता है उनकी एक विकृत मानसिकता का परिचय होता है। देखिए, इतना भयानक इशारा है कि कांग्रेस पार्टी आतंकियों का समर्थन कर रही है। मैं समझता हूं जैसे जैसे वीडियो आज आए हैं हमास के इजराइल पे अटैक के, इसके बाद भी कांग्रेस हमास के समर्थन में, फिलिस्तीन के समर्थन में अगर आज बयान दे दिया है तो इसका मतलब स्पष्ट है कि ये लोग आतंकियों के समर्थक हैं और ये देश ये देख करके स्तब्ध है। इजराइल और फिलिस्तीन के संघर्ष में देश के वाम दल भी फिलिस्तीन के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। सीपीआईएम नेता वृंदा करात अपने बयान में फिलिस्तीनी लोगों की चिंता तो कर रही हैं, लेकिन इजराइल के प्रति उनका रुख पूरी तरीके से अलग है। कि हम बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं, हमास का कतई सवाल नहीं है। ये हमास का समर्थन का भी सवाल हमारे पार्टी का बिल्कुल नहीं है। सवाल है पैलेस्टाइन का। इजराइल पर हमास के हमले के बाद से भारत ने स्पष्ट रूप से इस आतंकी हमले की निंदा की है और किसी भी प्रकार के आतंकवाद को समर्थन न देने की बात कही। भारत ने इजराइल के साथ खड़े होने की बात भी दोहराई, लेकिन देश की नीति से इतर कांग्रेस के प्रस्ताव और लेफ्ट पार्टी के बयान पर उसके कई सहयोगी दल भी खुलकर समर्थन नहीं कर रहे और विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन में आपसी समझ को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। इंडिया गठबंधन के कई दलों ने बहुत ही सदी हुई प्रतिक्रिया दी है। कंडमनेशन हर उस एक्ट का होना चाहिए जो बर्बर है, चाहे हमास की ओर से हो और इजरायली फोर्सेस की ओर से हो। भारत भी आतंकवाद के दंश को लंबे समय से झेलता रहा है और भारत देश दुनिया के हर मंच पर आतंकवाद के किसी भी रूप की निंदा करता रहा है, लेकिन कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी के मौजूदा बयान से आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति से इतर कदम ने देश की आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता को धक्का दिया है, तो आतंकवाद के समर्थक के रूप में कांग्रेसी और लेफ्ट पार्टी नजर आ रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ ने 2024 के लिए दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं के ग्रोथ का पूर्वानुमान जताया है, जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था की ग्रोथ को दुनिया में सबसे ज्यादा 6.3% रहने का अनुमान जाहिर किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुशी जाहिर करते हुए सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, हमारे लोगों की ताकत और कौशल ने भारत को दुनिया में विकास और नवाचार का पावर हाउस बना दिया है। हम समृद्ध भारत की दिशा में अपनी यात्रा को मजबूती के साथ जारी रखेंगे और अपने सुधारों के पथ को और आगे बढ़ाएंगे। इजराइल पर हमास के हमले के बाद से जब से इजराइल ने करारा जवाब देना शुरू किया है, तब से संघर्ष और ज्यादा तेज होता जा रहा है। दोनों ओर से लगातार गोलीबारी जारी है, जिसके चलते मरने वालों का आंकड़ा प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इजराइल के शहरों से आ रहे वीडियो से पूरी दुनिया स्तब्ध है। सैकड़ों लोग बंधक बना लिए गए हैं, जिनमें महिलाओं और बच्चे भी शामिल हैं। मौजूदा हालात से इस संघर्ष के और बढ़ने की उम्मीद है। ये मंजर गजा पट्टी पर इजरायली हमलों की भयावहता और तीव्रता को बताने के लिए काफी है। इन हमलों से गहरे जख्म देने वाले आतंकियों की तबाही का अंदाजा लगाया जा सकता है। इजराइल कह रहा है अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता क्या है। फिलिस्तीनी अधिकारियों की माने तो इन हमलों में अब तक करीब 800 लोगों की मौत हो चुकी है। मरने वालों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। इजराइल ने शनिवार को हमला शुरू होने के बाद से 1500 आतंकियों के शव मिलने का दावा किया है। संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के राजदूत ने कहा है कि गजा में 100 से 150 इजरायली लोगों को बंधक बनाकर रखा गया है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने चेतावनी दी है कि हालांकि इजराइल ने इस युद्ध को शुरू नहीं किया है, लेकिन वो इसे खत्म जरूर करेगा। מדינת ישראל וצה"ל
हमले को देखते हुए हमास के आतंकवादी आम लोगों के घरों में घुस गए हैं। महिलाओं और बच्चों का सहारा लेना जानलेवा आतंकवाद है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन करके इजराइल हमास युद्ध की ताज़ा स्थिति से अवगत कराया। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया कि मैं प्रधानमंत्री नेतन्याहू को उनके फोन कॉल और मौजूदा स्थिति की ताज़ा जानकारी प्रदान करने के लिए धन्यवाद देता हूं। भारत के लोग इस मुश्किल घड़ी में इजराइल के साथ मजबूती से खड़े हैं। भारत आतंकवाद के सभी स्वरूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी और दो टूक निंदा करता है। उधर शनिवार को हमास ने म्यूजिक फेस्टिवल वाली जिस जगह तबाही मचाई थी वहां के कुछ नए वीडियो सामने आए हैं। वीडियो में जली हुई कारों को देखा जा सकता है। उन्होंने जो शुरुआत की उसका अंत इजराइल करेगा। यहाँ जो कुछ हो रहा है वो बिल्कुल सही नहीं है। इजरायली सेना ने रात भर में करीब 200 लक्ष्यों को निशाना बनाया है। खराब होते हालात के बीच WHO ने गजा के अस्पतालों में तत्काल चिकित्सा सहायता के लिए एक मानवीय गलियारा स्थापित करने का आह्वान किया है। इजराइल ने गजा की पूर्ण नाकेबंदी कर रखी है। बिजली, तेल, खाद्य और राहत सामग्री समेत सभी चीजों पर पाबंदी लगा रखी है। गजा पर इसराइल के लगातार हमलों के बाद कई लोग यहां से निकलने की कोशिश में हैं। मिस्र के साथ सीमा पूरी तरह से बंद नहीं की गई है, लेकिन एक दिन में केवल 400 लोगों को सीमा पार करने की इजाज़त है। लोगों की वेटिंग लिस्ट काफ़ी लंबी है। इनमें भी वही लोग निकल सकते हैं जिन्हें पहले से अनुमति प्राप्त हो। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़। तंजानिया के राष्ट्रपति सामिया सुलूहू हसन भारत के दौरे पर हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के विशेष दीक्षांत समारोह में आज तंजानिया के राष्ट्रपति को मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर मौजूद रहे। नई दिल्ली स्थित प्रतिष्ठित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने तंजानिया की राष्ट्रपति सामिया सुलूहू हसन को मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया है। मंगलवार को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के विशेष दीक्षांत समारोह में उन्हें ये उपाधि दी गई। सामिया सुलूहू हसन ने इस सम्मान के लिए JNU का आभार जताया और इसे तंजानिया के ग्रामीण और दूर दराज इलाकों में रहने वाली बच्चियों को समर्पित किया। Receiving an honorary doctorate is an extraordinary privilege that I accept with great pride and humility. I extend my heartfelt appreciation to Jawaharlal Nehru University for deeming me worthy of honoris causa. This honoris causa degree will forever be etched in my history as the first to be awarded to me by a foreign country. विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इस मौके पर कहा कि भारत और तंजानिया के रिश्ते पारंपरिक रूप से काफी घनिष्ठ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़कर $6 अरब तक पहुंच गया है। India and Tanzania enjoy traditionally close and friendly relations marked by sound political understanding, regular high-level visits, diversified economic engagement, and strong people-to-people contacts. Economic ties between our two countries have always been a strong pillar. I am happy to inform that despite the global disruption and challenges posed by the pandemic, our bilateral trade has witnessed strong growth from both sides and today stands at close to $6 billion. शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस मौके पर कहा कि भारत सरकार देश के सर्वश्रेष्ठ शिक्षण और कौशल संस्थानों को तंजानिया और अन्य अफ्रीकी देशों में कैंपस खोलने के लिए प्रेरित कर रही है। I am happy that the first offshore campus of any IIT is being set up in Zanzibar. I am told that the IIT Madras Zanzibar campus is scheduled to be inaugurated by early next month. Excellency, this institute will prove to be a milestone in educational cooperation between our great nations and continents, by providing students from Tanzania, other African countries with access to world-class engineering and technology education. सामिया सुलूहू हसन तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति हैं और भारत के साथ संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में योगदान की वजह से उन्हें जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है। निशांत सौरभ, DD न्यूज, दिल्ली। 2019 के 20 अगस्त को भारत
और दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने लेखिका अरुंधति रॉय और पूर्व कश्मीरी प्रोफेसर शेख शौकत हुसैन के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने के मामले में मुकदमा चलाने की मंजूरी दी है। यह मामला साल 2010 का है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सीआरपीसी की धारा 196 के तहत अरुंधति रॉय और शेख शौकत हुसैन के खिलाफ मुकदमा चलाने को मंजूरी दी। दोनों के खिलाफ देश की एकता के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने के आरोप हैं। और आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप में मौजूदा चैंपियन इंग्लैंड ने पहला मैच हारने के बाद दमदार वापसी की है। बांग्लादेश के खिलाफ डेविड मलान के 140 रन की पारी की बदौलत इंग्लिश टीम ने 9 विकेट पर 264 रन का स्कोर खड़ा किया। रीस टॉपली की घातक गेंदबाजी के आगे बांग्लादेश की टीम 227 के स्कोर पर सिमट गई। 137 रन के बड़े अंतर से इंग्लैंड ने मैच जीतकर विश्व कप में अपना खाता खोला। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।